लीगो हाउस ऑन ट्री। जंगल में एक दिन लकड़हारे किशोर को पेड़ के ऊपर एक लीगो हाउस दिखाई देता है। किशोर सोचता है, अरे कल जब मैं यहाँ लकड़ियाँ तोड़ने आया था तब तो ये लीगो घर नहीं था। रातों रात किसने इसे बनवाया होगा, एक बार जाके देखता हूँ। किशोर पेड़ पर बने लीगो हाउस में जाने लगता है कि तभी वहां से डरावनी आवाज आती है। किशोर तो डर के मारे वहां से भागकर घर जाता है। गांव में आकर वो सभी को उस लीगो हाउस के बारे में बताता है। अब जो कोई उस लीगो हाउस के पास जाता तो वहां से डरावनी आवाजें आती थी। ऐसे में एक दिन गांव के सरपंच के यहाँ चोरी होती है। सरपंच की पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। हाय रे मेरे सारे गहने चोरी हो गए। कल मेरे बहन की शादी में मैं क्या पहनूंगी। सारी औरतें सजी धजी रहेंगी गहनों से और मैं एक भी गहना नहीं पहनूंगी। हाय रे। अरे हम लुट गए, ये सोचने के बजाय तुम्हें सजने की पड़ी है। चुप कर अब, मैं अभी पुलिस में जाकर कंप्लेंट करके आता हूँ। और हाँ, इस तरह से रोना बंद कर, बहुत हो गया अब। सरपंच पुलिस में चोरी की कंप्लेंट करता है। पुलिस चोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें चोर नहीं मिलता। लेकिन इस तरह गांव में चोरी के सिलसिले बढ़ने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। सरपंच गांव में एक सभा बुलाता है और कहता है, गांव में चोरी का सिलसिला बढ़ रहा है, हमें अब उस चोर को पकड़ना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हम सारे मिलके गांव में पहरा देंगे। हर रोज एक परिवार का नंबर रहेगा पहरा देने के लिए। तो कहो, सब तैयार है ना? तभी उस गांव में रहने वाला सुंदर कहता है, हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हो, चोर को पकड़ने का यही सही उपाय है। तो इस नेक काम की शुरुआत मेरे ही घर से होगी। इस तरह उस रात सरपंच का पूरा परिवार गांव में पहरा देने लगता है। रात के 12 बज जाते हैं। सरपंच की पत्नी को डर लगने लगता है और वो कहती है, सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। आप सरपंच हो कि पहरेदार हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अपने साथ साथ हम सबको भी इस मुसीबत में डाल दिए। गहने तुम्हें वापस चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो चुपचाप से पहरा दो, समझी? उस रात गांव में कोई चोरी नहीं होती। कुछ दिन पहरेदारी की वजह से गांव में चोर चोरी ही नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन पहरेदारी का काम गांव के किशोर पर आता है। उस रात गलती से उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। किसी के आवाज की वजह से वो हड़बड़ाकर जाग जाता है। तब उसे एक परछाई जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वो सोचता है, लगता है ये चोर ही है, आज तो मैं इसे पकड़ के ही रहूंगा। किशोर उस परछाई का पीछा करते करते जंगल के उस लीगो हाउस तक जाता है। वहां जाते ही वो परछाई भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तब किशोर सोचता है, अरे आखिर ये चोर कहाँ चला गया? सामने ही तो ये लीगो हाउस है, आखिर वो कहाँ जा सकता है? कहीं वो इस लीगो हाउस में तो नहीं गया? किशोर दूसरे दिन ये बात सरपंच को बताता है। सरपंच कहता है, अरे किशोर, कल गांव में कोई चोरी नहीं हुई, तो तुम कैसे कह सकते हो कि रात को चोर गांव में आया था? और वो लीगो हाउस तो भूतिया है, भला वो चोर वहां कैसे जा सकता है? किशोर को अब उस लीगो हाउस पर शक होने लगता है और वो सोचता है, अरे कहीं ये लीगो हाउस उसी चोर ने तो नहीं बनाया है चोरी का सामान रखने के लिए, और कोई वहां तक ना जाए इसलिए वहां से डरावनी आवाजें निकालकर वो सबको डरा रहा हो। अब मुझे उस लीगो हाउस का राज ढूंढना ही होगा। किशोर किसी को कुछ ना बताते हुए चुपके से उस लीगो हाउस पर नजर रखने लगता है। एक दिन एक नकाबपोश उस लीगो हाउस में जाते हुए किशोर देख लेता है। किशोर भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो नकाबपोश घर के अंदर गया तब कोई भी डरावनी आवाज वहां से नहीं आई, पर जैसे ही किशोर घर के पास जाता है तो डरावनी आवाजें आने लगती है। लेकिन किशोर बिना डरे ही अंदर जाता है और नकाबपोश को देखकर वो कहता है, अच्छा आखिर मिल ही गए, तुम ही वो चोर हो ना? अब मेरे हाथों से तुम कैसे बचोगे? निकाल अपना ये नकाब। वो नकाबपोश खुद को बचाने के लिए किशोर पर हमला करता है, पर किशोर ही उसे मार मार कर कमजोर करता है और उसे गांव में ले जाता है। सबके सामने उसका नकाब जब हटाया जाता है तो उसे देखकर सब चकित हो जाते हैं, क्योंकि वो सुंदर ही रहता है। तब सरपंच कहता है, अरे सुंदर, तुम ही वो चोर हो, हमारे बीच में रहकर हमें ही धोखा दे रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी,
मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अरे तो खेतों में मेहनत करते, कोई भी काम कर लेते, लेकिन ये चोरी का काम, छी छी छी। इस तरह से सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उस लीगो हाउस से चुराया हुआ सारा सामान जब्त किया जाता है और सबको चोरी किया हुआ माल वापस मिल जाता है। अंडर वाटर मनी हाउस। सीतापुर नाम के गांव में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं। वो उस गांव के तालाब के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तभी एक दिन गांव का एक आदमी वहां आता है और उस साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, आप बड़े तपस्वी लग रहे हो। आपको पता है कि मेरी गाय कहाँ गई है? तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके रहते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं, बेटा, तुम्हारी गाय तो जंगल की ओर उत्तर दिशा में गई है। ये सुनकर वो आदमी साधु बाबा को प्रणाम करते हुए बताई हुई दिशा की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे उसकी गाय भी मिल जाती है। गाय को पाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये साधु बाबा कोई महान इंसान है, इसलिए वो बाबा के पास आकर उसकी पूजा करने लगता है और वहाँ कुछ रुपए रख देता है और उसके गुणगान गाते हुए गाँव चला जाता है। ये सब देखकर साधु बाबा सोचने लगता है, अरे अच्छा हुआ कि मैंने उस गाय को जंगल में जाते हुए देखा था। ये आदमी तो मेरे झांसे में आ गया। यही तो मैं चाहता था। अब मेरी दुकान यहाँ शुरू हो जाएगी। गांव में साधु बाबा के बारे में बात फैल जाती है। लोग धीरे धीरे आकर उनसे अपने दुख बताने लगते हैं। बाबा उनका निवारण करके उनके लिए पूजा करने के नाम पर पैसे ऐंठने लगता है। गांव के लोग भी बाबा को दान में फल और पैसे देने लगते हैं। इसी तरह एक बार उसी गांव की कमला नाम की औरत साधु बाबा के पास आकर कहती है, बाबा, आपके बारे में बहुत सुना है। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो बाबा। मेरे बेटे को नौकरी पर लगवा दो। कई दिनों से नौकरी के लिए वो मारा मारा फिर रहा है। बेटी, तुम्हारे बेटे को नौकरी अवश्य मिलेगी। बस इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी, जिसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बाबा, पर इतने सारे पैसे, ये कैसी पूजा है बाबा? क्या थोड़े पैसे कम नहीं हो सकते? अरे ये क्या सब्जी मंडी है जो भाव कर रही हो? जितनी बड़ी पूजा उतना ही उसका असर जल्दी होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा, पैसों का इंतजाम मैं जल्द से जल्द कर ही दूंगी। बस आप पूजा की तैयारी कर दीजिए। कमला ऐसा कहकर घर चली जाती है। उधर बाबा सोचता है, अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, पर मैं इन रुपयों को मेरे पास ऐसे नहीं रख सकता। इससे मुझे ही नुकसान हो सकता है। दरअसल वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक डाकू था जो कि पुलिस से बचने के लिए भेष बदल के गांव आया था। बाबा को पैसे छुपाने के लिए एक आइडिया मिलता है। वो शहर जाकर वहां से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है और रात के समय उस ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाता है। वहां पर वो एक मनी हाउस बनाता है और वहीं पर अपना सारा पैसा हिफाजत के साथ रखता है। दूसरे दिन कमला घर से 50,000 रुपए चुरा कर बाबा को पूजा करने के लिए कहती है। तब बाबा कहते हैं, बेटी, अब समझ लो कि तुम्हारे बेटे की नौकरी पक्की। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं सारी पूजा का प्रबंध यही करता हूँ। कमला बाबा को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। तब बाबा सोचता है, इन जैसे लोग अगर मुझे रोज मिल जाए तो मुझे डाका डालने की क्या जरूरत है। इनसे ही मैं काफी सारा रुपया कमा सकता हूँ। इस तरह से बाबा लोगों को उल्लू बनाता है। बाबा के चक्कर में लोग कभी उन्हें सोना देते थे तो कभी कोई पैसे, और बाबा उन सारे पैसों को अपने अंडर वाटर मनी हाउस में रखता था। कमला को पैसे देकर 1 महीना हो चुका था, पर अभी तक उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली थी। तब वो बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति मोहन को सारी बात बताती है। तब मोहन कहता है, अरे बेवकूफ औरत, वो पैसे मैं अपने कल के भविष्य के लिए रखे थे, तुमने बाबा को दे दिए, वो भी मुझे बिना बताए। अगर पूजा करने से नौकरी लगती थी तो अब तक लग जाती थी ना। अब चलो मेरे साथ उस बाबा के पास। इस तरह मोहन कमला को बहुत डांटता है और उसे लेकर बाबा के पास जाकर उससे पैसे वापस मांगता है। तब बाबा उल्टी बातें करके कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तुम्हारे किसी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। दरअसल मैं तो किसी से भी कुछ पैसे नहीं लेता। दान में आए हुए पैसे तो मैं अनाथ आश्रम को दान करता हूँ। चाहो तो मेरी कुटिया तुम छानबीन करके देख सकते हो।
इस तरह से बाबा अपनी बातों से पलट जाते हैं। कमला को अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है। मोहन कुटिया को अच्छे से छानबीन करता है। तब उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जाती है, जिसे देखकर उसे बाबा पर शक हो जाता है। लेकिन उस गांव के लोग अंधभक्त थे। वो मोहन को ही बाबा पर आरोप करने के लिए भला बुरा कहते हैं। मोहन फिर बाबा पर नजर रखने लगता है। इसी तरह एक रात बाबा अपना भेष बदलकर ऑक्सीजन मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाने लगता है। तब उनके पीछे उन्हें देखकर मोहन भी जाता है और वो सब देख लेता है और वो बाबा से कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी बाबागिरी। मोहन को देखकर बाबा वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उस बाबा से कहती है, अच्छा तो गब्बर तुम ही हो। डाका डालते डालते अब ये काम भी शुरू कर दिया तुमने। चलो अब जेल में जाकर बैठकर आराम से पूजा पाठ करते बैठो। इस तरह अंडर वाटर मनी हाउस से पैसे निकालकर गांव में बांटा जाता है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो किसी भी बाबा के झांसे में ना आकर मेहनत से काम करने लगते हैं और किसी भी बाबा के झांसे में ना आने का वादा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने मन में श्रद्धा हो बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास किसी भी बात पर नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। अम्मा की बिरयानी गांव में बहुत ही फेमस थी। अम्मा और उसका बेटा कीर्ति दोनों मिलकर बिरयानी की दुकान चलाते थे। उनकी बिरयानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती थी, इसलिए आसपास के गांव के ज्यादातर लोग उन्हीं की दुकान से बिरयानी लिया करते थे। एक बार एक ग्राहक अम्मा से कहता है, अम्मा तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये सब तो आप लोगों का प्यार है और बाकी मसाले, इसमें मेरा कोई जादू नहीं। इस तरह से हर कोई अम्मा और उसकी बिरयानी की बहुत तारीफ करते थे। अम्मा ना ही सिर्फ बिरयानी शॉप चलाती थी, बल्कि अनाथ बच्चों में वो बिरयानी भी बांटा करती थी। अम्मा की शॉप के पास में ही मदन नाम के एक आदमी की बिरयानी शॉप थी, पर उसकी बिरयानी कोई नहीं खरीदता था। एक बार मदन अपने दुकान से अम्मा की दुकान की लाइन देखते हुए अपने नौकर से कहता है, अरे कमबख्त, उधर देखो अम्मा की दुकान में कितनी बड़ी लाइन लगी है, और हमारी दुकान में देखो यहाँ पर कोई मक्खी तक उड़ाने नहीं आता। तुम लोगों को तो बस मैं यूं ही पाल रहा हूँ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। इस तरह मदन हमेशा अम्मा से और उसके बेटे कीर्ति से जलने लगा था। अम्मा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे खासे उसे पैसे भी मिल रहे थे कि उसी वक्त गांव में महामारी के वजह से लॉकडाउन शुरू होता है। सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तब कीर्ति कहता है, अम्मा अब क्या होगा, पता नहीं कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। हमें तो हमारा शॉप अब बंद ही रखना होगा। बेटा मुझे तो उन गरीब लोगों की फिक्र है। कम से कम हमारे पास खाने के लिए कुछ तो है, लेकिन बेचारे उनका तो काम भी चला गया, तो क्या करेंगे और क्या खाएंगे वो लोग। अम्मा और कीर्ति दोनों भी गरीब लोगों के लिए परेशान रहते हैं। तब कीर्ति घर में बिरयानी बनाकर गरीब लोगों में बांटने का सुझाव देता है। ये सुझाव सुनकर अम्मा भी खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से अम्मा घर में बिरयानी बनाती और कीर्ति बाहर जाकर वो बिरयानी लोगों में बांटने लगता है। यह सब देखकर मदन कहता है, अरे कीर्ति, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम दोनों माँ बेटे हो कि गरीब लोगों में बिरयानी बांट रहे हो। अरे तुम जैसे बेवकूफ तो मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखे। मदन भैया, इसमें किस बात की बेवकूफी, इसमें तो हमें गरीब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। ये बात सुनकर मदन वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर बिरयानी का शॉप ना चलने की वजह से उनके घर के जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उनके खुद के खाने के लिए भी घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता। ऐसे में कीर्ति इस महामारी के चक्कर में आ जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इधर अम्मा घर में बहुत परेशान रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी एक दिन एक बूढ़े बाबा आकर उसे कहते हैं, क्या यही अम्मा का घर है? हाँ बाबा, मैं ही अम्मा हूँ। कहो, आपको कोई काम था क्या मुझसे? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बहन। 2-4 दिनों से मैं भूखा हूँ। सुना है तुम्हारे घर से कोई वापस नहीं जाता। बाबा की ये बात सुनकर अम्मा और भी चिंतित हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो कहती है, बाबा बात तो आप सही कह रहे हो, पर अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा बेटा भी अस्पताल में भर्ती है।
परेशान मत हो अम्मा, ये लो, मेरे पास ये बर्तन है। तुम एक बार इसमें बिरयानी बना कर देखो, फिर देखो इस बर्तन का चमत्कार। ऐसा कहकर बाबा अम्मा को एक सुनहरे रंग का बर्तन देता है। अम्मा उस गोल्डन पॉट को लेकर अंदर जाती है और घर के किचन में जब वो देखती है तब उसे कुछ बचे हुए मुट्ठी भर चावल के दाने दिखाई देते हैं। उन चावल से अम्मा बिरयानी बनाती है। बिरयानी पकने के बाद जब वो देखती है तो चौंक जाती है। ये क्या चमत्कार है, बस कुछ मुट्ठी भर चावल से पूरा बर्तन भर के बिरयानी बन गई। ये तो कमाल हो गया। अम्मा इसी खुशी से घर के बाहर बाबा बाबा करते हुए आती है, पर वहाँ पर बाबा नहीं रहते। अम्मा बाबा को इधर उधर ढूंढती है। अरे बाबा तो यहीं पर थे, कहाँ चले गए? इस तरह अम्मा गोल्डन पॉट में बनी हुई बिरयानी गरीब लोगों में बांटने लगती है। जितनी वो बिरयानी कम हो जाती है, वैसे ही वो सुनहरा बर्तन बिरयानी से फिर से भर जाता है। यह सब देखकर अम्मा बहुत चकित हो जाती है। फिर अम्मा उसी गोल्डन पॉट में बनी बिरयानी बेचकर पैसे भी कमाने लगती है और उन पैसों से और बिरयानी बनाकर गरीब लोगों में बांटने लगती है। कुछ ही दिनों में उसका बेटा कीर्ति भी ठीक होकर घर वापस आ जाता है। तब तक लॉकडाउन भी खत्म हो जाता है। फिर क्या, अम्मा का शॉप फिर से अच्छे से चलने लगता है। उधर मदन अपने ही शॉप पर बैठते हुए बस जलता रहता है। अगर कोई गरीबों की सच्चे मन से सेवा करता है तो भगवान भी हमेशा कठिन परिस्थितियों में उसी इंसान की मदद करता है।